नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम। क्या कभी आपने सोचा है कि अगर कोई श्राप आपकी पहचान बन जाए तो इंसान अपनी असली शक्ल कब खो देता है? क्या होता है जब आपके भीतर ऐसी अजीब और खतरनाक प्यास जन्म ले जो धीरे धीरे आपको इंसान से कुछ और ही बना दे? आज की कहानी एक ऐसी ही युवती की है जिसका नाम है अनन्या। आपको इंट्रो में ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस इतना ही बोलूंगा कि यह मेरा एक दूसरा चैनल है, तो इसको जितना ज्यादा हो सके सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। एक साधारण सी लड़की जो अपनी घुटन से भरी जिंदगी से भागकर एक नई शुरुआत की तलाश में निकलती है। वह एक पुरानी सुनसान और रहस्यमयी हवेली में काम करने जाती है, ये जाने बिना कि असली खतरा उस हवेली की मोटी दीवारों में नहीं बल्कि उसके अपने खून में छिपा हुआ है। यह कहानी है एक ऐसे शिकारी की जो अनजाने में अपनी ही जड़ों तक पहुंच जाता है। लेकिन तब क्या होगा जब सदियों से सोया हुआ एक श्राप अचानक जाग उठे, और जब शिकारी खुद शिकार बन जाए तो इस खौफनाक खेल में आखिर जीत किसकी होगी? इस रहस्य को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं। अगले कुछ पलों के लिए अपने दिल और दिमाग को पूरी तरह इस कहानी के हवाले कर दीजिए। अपने ईयरफोन ठीक से लगाइए ताकि आप इस कहानी की हर आवाज, हर सन्नाटा, हर डर और हर एहसास को गहराई से महसूस कर सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर काफी समय से हमारे साथ हैं लेकिन अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और इस रहस्यमयी सफर का हिस्सा बनिए। साथ ही घंटी वाले आइकन को भी दबाना न भूलें ताकि हमारी हर नई कहानी की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। कमेंट बॉक्स में अपना परिचय जरूर दीजिए और हमें बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लग रही है। आपकी प्रतिक्रियाएं ही हमें और भी ज्यादा डरावनी और दमदार कहानियां लाने की ताकत देती हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए उतरते हैं आज की इस दिल दहला देने वाली कहानी में। शिवपुर की उस तंग, अंधेरी और दम घोंट देने वाली बस्ती में अनन्या की जिंदगी किसी कैद खाने से कम नहीं थी। टीन की छत वाला वह 2 कमरों का मकान, जहां हर वक्त सीलन, गरीबी और बेबसी की बदबू हवा में तैरती रहती थी। उसे अक्सर लगता था जैसे वह किसी पिंजरे में बंद एक परिंदा हो जो उड़ना तो चाहता है लेकिन उसके पंख काट दिए गए हों। कुछ साल पहले एक रहस्यमयी और अजीब बीमारी ने उसकी मां को उससे छीन लिया था। उस हादसे के बाद उसके पिता जैसे अंदर से टूट गए थे। उन्होंने जीना तो नहीं छोड़ा था लेकिन जिंदगी से उनका रिश्ता खत्म हो चुका था। अब इस दुनिया में अनन्या का कोई सहारा नहीं बचा था। छोटे मोटे काम करके वह कब तक इस नर्क जैसी जिंदगी को ढोती रहती। इसी उम्मीद में कुछ दिन पहले वह जन सेवा कार्यालय जाकर अपना नाम लिखवा आई थी। बस एक फोन कॉल का इंतजार था, एक ऐसा मौका जो उसे इस घुटन से बाहर निकाल सके। और फिर एक दिन जब दोपहर की उमस भरी खामोशी चारों तरफ पसरी हुई थी, अचानक फोन की घंटी बजी। उस आवाज ने अनन्या के दिल की धड़कन तेज कर दी। वह जैसे किसी बुरे सपने से जागी हो। कांपते हाथों से उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ से जनसेवा कार्यालय के मैनेजर की भारी और बेरुखी से भरी आवाज आई, एक काम है, अभी आ सकती हो क्या? वे शब्द ऐसे थे मानो किसी अंधेरी कोठरी में उम्मीद की एक पतली सी किरण चमक उठी हो। अनन्या के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसने खुद को संभालते हुए जवाब दिया, जी साहब, मैं अभी आती हूं। उसे लगा जैसे उसके पैरों में अचानक पंख लग गए हों। कम से कम रहने और खाने की चिंता तो खत्म होने वाली थी। इन्हीं ख्यालों में डूबी वह तेज कदमों से जनसेवा कार्यालय पहुंच गई। ऑफिस के अंदर एक पुराना पंखा कराहता हुआ घूम रहा था। हवा में धूल, पसीना और पुराने कागजों की मिलीजुली गंध भरी हुई थी। मैनेजर अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे उसे ऊपर से नीचे तक घूरता रहा। फिर एक स्टूल उसकी तरफ खिसकाते हुए बोला, आ गई? फोन करते ही ऐसे दौड़ी चली आई जैसे उड़कर आई हो। उसकी आवाज में अजीब सी कड़वाहट थी। काम संभाल पाएगी ना? घर बहुत बड़ा है, जिम्मेदारी भी कम नहीं। अनन्या ने अपनी घबराहट को हिम्मत के पीछे छुपाते हुए कहा, जी साहब, मैं पूरी कोशिश करूंगी, आप बस काम बता दीजिए। मैनेजर कुर्सी से थोड़ा पीछे झुकते हुए बोला, देख लेना, तुझसे पहले जो लड़की गई थी बिना बताए भाग गई, मुझे शिकायत बिल्कुल पसंद नहीं। अनन्या घबराकर तुरंत बोली, नहीं साहब, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा, आप मुझ पर भरोसा रखिए। मैनेजर ने सिर हिलाया। देवपुर रोड जानती है? जी जानती हूं, वहीं ठाकुर हवेली है। उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। एक बूढ़ी अम्मा रहती हैं, अकेली,
उनकी देखभाल करनी है और घर का सारा काम भी। उनका बेटा शहर से बाहर नौकरी करता है, शनिवार और रविवार को ही आता है। उन 2 दिनों में तेरी छुट्टी रहेगी। फिर उसने जैसे आखिरी पत्ता फेंक दिया। महीने के पूरे 10,000 मिलेंगे। 10,000। ये सुनते ही अनन्या की आंखों में एक पल के लिए चमक आ गई। उसने खुद को संभालते हुए पूछा, काम कब से शुरू करना है? कल सुबह ही निकल जाना। उनका बेटा वहीं मिलेगा, वही सब समझा देगा। अनन्या ने धीमे स्वर में कहा, जी ठीक है साहब। वह उठकर बाहर आ गई। उसके दिल में डर और उम्मीद दोनों एक साथ उछल रहे थे। रास्ते में उसे अपने मोहल्ले की काव्या मिल गई, जो उसी जनसेवा कार्यालय से काम करती थी। अरे अनन्या, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रही है? आज कुछ ज्यादा ही खुश लग रही है, काव्या ने मुस्कुराकर पूछा। अनन्या की खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। काम मिल गया है, देवपुर रोड में। इतना सुनते ही काव्या के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी मुस्कान पल भर में गायब हो गई। आंखों में एक अजीब सा डर तैर आया। अनन्या घबरा गई। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही है? काव्या ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और गली के कोने में ले जाकर फुसफुसाई, हे भगवान, मतलब तुझे उसी भूतिया हवेली का काम मिला है? वो मैनेजर भी ना आधा शैतान है। नई लड़की दिखते ही सबसे बेकार और भारी काम उसी के गले डाल दिया जाता है। तू साफ साफ बता, आखिर मामला क्या है? अनन्या की आवाज में घबराहट छुपी नहीं थी। तब काव्या ने गहरी सांस लेकर कहा कि देवपुर रोड वाली ठाकुर हवेली ठीक नहीं है। वहां रहने वाली बूढ़ी औरत बिल्कुल अजीब है। दिन भर बिना पलक झपकाए बस घूरती रहती है और रात में उसके कमरे से डरावनी आवाजें आती हैं। पूरा घर ऐसा लगता है जैसे 100 साल पुराना हो। दिन में भी अंदर अंधेरा रहता है और हर वक्त सीलन और सड़ी दीवारों की बदबू फैली रहती है। यह सुनकर अनन्या के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। काव्या ने आवाज और धीमी करते हुए कहा कि पहले जो लड़की वहां काम करती थी, उसने बताया था कि कभी कभी उस बुढ़िया की आंखें गुड़हल के फूल की तरह एकदम लाल हो जाती हैं। वह जमीन पर लौट लौट कर कराहती है और अजीब अजीब शब्द बड़बड़ाने लगती है। फिर काव्या ने तीखे स्वर में कहा कि तुझे मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा ना? ठीक है, जा, जब अपने ऊपर बीतेगी तब समझ आएगा, और बाद में रोती हुई मेरे पास मत आना। काव्या की बातों से अनन्या के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई, लेकिन पैसों की मजबूरी उसके डर से ज्यादा भारी पड़ रही थी। उसने लंबी सांस लेकर कहा कि इतना गुस्सा क्यों कर रही है? इतने अच्छे पैसों का काम है, मैं संभाल लूंगी। ये सब भूत वूत, अब मैं चलती हूं। यह सुनकर काव्या ने गुस्से में मुंह फुलाया और बिना कुछ कहे अपने घर की तरफ चली गई। अनन्या वहीं खड़ी रह गई, जिसके दिल में अब खुशी की जगह एक अनजाना डर बैठ चुका था। घर पहुंचकर अनन्या ने अपना थोड़ा बहुत सामान एक पुराने बैग में भरना शुरू किया। मन में आजादी की हल्की सी खुशी भी थी। उसने बगल वाले कमरे में झांका, जहां उसके पिता चुपचाप खाली नजरों से दीवार को देख रहे थे। अनन्या ने गुस्से में चाय का कप उनके सामने जोर से रख दिया। कप की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। वह तल्ख लहजे में बोली, लो पी लो। चाय बहुत खा लिया मेरी मेहनत का। जब से मां गुजरी है, तुम तो जैसे जीना ही भूल गए हो। फिर बोली, सुनो, मुझे नया काम मिल गया है, अब मैं वहीं रहूंगी, समझे? कहते कहते उसकी आवाज भर आई और उसने बस इतना कहा, अपना ध्यान रखना। दूसरी तरफ से हमेशा की तरह कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ एक भारी खामोशी थी। अपने कमरे में लौटकर अनन्या ने उस सन्नाटे से बचने के लिए मन ही मन एक गाना गुनगुनाना शुरू किया, जो धीरे धीरे उसके होंठों तक आ गया, जैसे वह खुद को यकीन दिला रही हो कि सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह अनन्या ठाकुर हवेली के भारी भरकम दरवाजे के सामने खड़ी थी। कांपते हाथों से उसने कॉल बेल दबाई। घंटी की आवाज अंदर के सन्नाटे में कहीं खो गई। कुछ देर बाद दरवाजा चरमराते हुए खुला और एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर आया। एक नजर में ही अनन्या समझ गई कि बाहर से ठीक दिखने वाली हवेली अंदर से टूटी फूटी और वीरान है। सामने खड़ा आदमी भी उसी हवेली जैसा था, दुबला पतला शरीर और धंसी हुई आंखें। लेकिन जब वह बोला तो उसकी आवाज बेहद भारी और गहरी थी। उसने शांत स्वर में कहा, अंदर आइए। अनन्या सहमी हुई उसके पीछे पीछे अंदर चली गई। घर किसी पुराने जमाने की भूल भुलैया जैसा था, बड़ा लेकिन उपेक्षा का शिकार। दीवारों पर सीलन के धब्बे और झड़ता प्लास्टर साफ दिख रहा था। अनन्या ने अंदाजा लगाया कि ऊपर नीचे मिलाकर कम से कम 6 कमरे और एक बड़ा आंगन होगा। काव्या की बात सच थी, क्योंकि दिन के उजाले में भी अंदर अंधेरा था और हवा की कमी से घुटन महसूस हो रही थी।
माहौल इतना शांत था कि अनन्या को अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। तभी उस आदमी की आवाज आई कि माँ ऊपर अपने कमरे में है। लकड़ी की सीढ़ियां सीधी और अंधेरी थीं और हर कदम पर चरमराहट अनन्या के दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। दूसरी मंजिल पर पहले कमरे में एक भारी पलंग पर एक बुजुर्ग औरत लेटी थी, जिनके चेहरे पर इतनी झुर्रियां थीं कि लगता था उम्र ने उन्हें वक्त से पहले ही तोड़ दिया हो। फिर भी उनके चेहरे में ऐसी नजाकत थी जिससे साफ लगता था कि अपने जमाने में वह बेहद खूबसूरत रही होंगी। पलंग के पास रखी मेज पर दवाइयों की शीशियां और पानी का जग रखा था, जिन पर धूल जमी थी। तभी उस आदमी ने दीवार पर लगी तस्वीर की ओर इशारा किया, जिसे देखते ही अनन्या की आंखें फैल गईं, क्योंकि तस्वीर में वही औरत खिलखिलाकर हंस रही थी और साथ खड़ा नौजवान आज के इस थके हारे आदमी जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। उस आदमी ने अनन्या के चेहरे के भाव पढ़ लिए और ठंडी सांस लेकर कहा कि वह जानता है कि उसके मन में बहुत से सवाल हैं और वह सब बताएगा, लेकिन पहले यह पूछना जरूरी है कि क्या वह यह काम करेगी। अनन्या ने चुपचाप सिर हिलाकर हामी भर दी। तब वह बोला कि उसकी माँ एक अजीब बीमारी से जूझ रही हैं। उनकी उम्र 65 साल है, लेकिन वह उससे कहीं ज्यादा बूढ़ी दिखती है। बहुत डॉक्टर दिखाए गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे उन्होंने देखने, सुनने और बोलने की ताकत खो दी और चलने फिरने की हिम्मत तो सालों पहले ही खत्म हो चुकी थी। अब अगर वह कुछ बोलने की कोशिश करती हैं तो बस अजीब सी आवाजें निकलती हैं। फिर उसने कहा कि अनन्या को सिर्फ दिन में उन्हें दवा और खाना देना है और उन पर नजर रखनी है, लेकिन यह सब रात में नहीं करना है। यह सुनकर अनन्या चौंक गई और पूछा कि रात में क्यों नहीं। तब आदमी ने धीमी आवाज में बताया कि रात में उन्हें डर के दौरे पड़ते हैं। वह जोर जोर से चीखती हैं, बड़बड़ाती हैं और फिर अपने आप सो जाती हैं। जब अनन्या ने पूछा कि वह किस बात से डरती है, तो उसने जल्दी से कहा कि यह सब उसी बीमारी का हिस्सा है और डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसने सच बताते हुए कहा कि इससे पहले जितनी भी नौकरानियां आईं, वे सब इसी वजह से डर कर भाग गईं, इसीलिए वह यह सब पहले ही बता रहा है। शाम होते ही बेटे ने साफ शब्दों में कहा कि मां को खाना खिलाकर आप नीचे चली जाइएगा, उसके बाद ऊपर आने की कोई जरूरत नहीं है। रात में मां की देखभाल से जुड़ा कोई भी काम नहीं करना है। यह सुनकर अनन्या के मन में कई सवाल उठे, लेकिन उसने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी ठहरी हुई शांति थी। मन ही मन वह सोचने लगी कि अच्छा ही है, क्योंकि उसका असली वक्त तो रात के सन्नाटे में ही शुरू होता है। उस आदमी ने उसे हवेली के बाकी हिस्से भी दिखा दिए और फिर बोला कि वह दोपहर के बाद निकल जाएगा। सब कुछ समझा दिया गया है, इसलिए वह आराम करे और धीरे धीरे माहौल में ढल जाए। जब बेटे की गाड़ी की आवाज देवपुर रोड पर दूर जाकर खामोशी में गुम हो गई, तो अनन्या के होंठों पर एक सुकून भरी मुस्कान फैल गई। इतनी बड़ी ठाकुर हवेली में अब वह बिल्कुल अकेली थी, आजाद। उसे आजादी का असली एहसास सिर्फ अकेलेपन में ही होता था, और यह एहसास रात के अंधेरे में नशे की तरह सिर चढ़कर बोलता था। किस्मत अच्छी थी कि दिन के उजाले में वह बाकी इंसानों की तरह ही दिखती थी, वरना दुनिया का क्या हाल होता। अनन्या ठंडे फर्श पर नंगे पांव चलते हुए हवेली में घूमने लगी। उसके मन में ख्यालों का तूफान उमड़ रहा था। लोग इसे बीमारी कहेंगे, कोई श्राप बोलेगा, लेकिन उसके लिए यह सिर्फ उसकी पहचान थी। जैसे भगवान किसी लड़के के शरीर में लड़की का दिल रख देते हैं, वैसे ही उसके इंसानी शरीर में उन्होंने एक जानवर की आत्मा, उसकी भूख और उसकी प्यास भर दी थी, और यह प्यास सिर्फ रात के अंधेरे में ही जागती थी। उसे अपने बचपन की धुंधली यादें सताने लगीं। सालों तक औलाद न होने पर उसके माँ बाप ने किसी बंजारन से उसे गोद लिया था। उसके खिलखिलाते चेहरे के पीछे छिपी उस आदिम और वहशी सच्चाई को वे कभी समझ ही नहीं पाए। बचपन से ही उसकी दुनिया दूसरों से अलग थी। उसकी सूंघने और सुनने की ताकत इतनी तेज थी कि दूर किसी खेत में चरते मेमने की गंध भी उसे घर बैठे बेचैन कर देती थी। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसकी ताकत और उसकी भूख दोनों बेकाबू होती चली गईं। माँ बाप को भी यह सच्चाई समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। उसके मुंह के अंदर छिपे 2 नुकीले दांत किसी भी नरम जिस्म को भेद कर सिरिंज की तरह खून खींच सकते थे, और अनन्या तब तक पीती रहती थी जब तक उसका गला तर न हो जाए। शुरुआत में गली के कुत्ते, बिल्लियां और बकरियां उसकी भूख शांत कर देती थीं, लेकिन यह सिलसिला ज्यादा दिन नहीं चला। जिस दिन पड़ोस के छोटे से लड़के की बिना खून की लाश नहर के किनारे मिली,
उस दिन मां समझ गई थी कि उसकी बेटी अब बड़ी हो चुकी है। उस दिन के बाद मां ने उसे काबू में रखने के लिए हर रात थोड़ा थोड़ा अपना खून पिलाना शुरू कर दिया। वह अपनी बेटी को पूरी तरह जानवर बनने से बचाने के लिए हर रात धीरे धीरे मरती रही और आखिरकार एक दिन मौत की ठंडी गोद में चली गई। डॉक्टर भी उसकी मौत की असली वजह समझ नहीं पाए। बस गर्दन पर बने 2 छोटे निशानों को देखकर हैरान जरूर हुए, लेकिन वह राज किसी के सामने नहीं आया। मां के जाने का दुख अनन्या को हुआ था, लेकिन उसे लगता था कि इंसानी जज्बात जानवरों को शोभा नहीं देते। भूख की तड़प के आगे उसे कुछ महसूस नहीं होता था, बल्कि इंसानों के बीच जितना वह रही थी, जानवरों की दुनिया में उसकी इज्जत उतनी ही बढ़ती चली गई थी। खिड़की से ढलते सूरज को देखते हुए उसे अपना पहला वयस्क इंसानी शिकार याद आ गया और एक सिहरन उसके पूरे जिस्म में दौड़ गई। जिस रात पूर्णिमा का चांद घने बरगद के ऊपर रुपहली थाली की तरह आकर ठहरा था, उस रात उसके जिस्म में आग सी भड़क उठी थी। एक ऐसी प्यास जो उसके खून के हर कतरे को उबाल रही थी। आधी रात का गहरा सन्नाटा पूरे कस्बे पर चादर की तरह फैला हुआ था और शिकार के लिए इससे बेहतर वक्त और क्या हो सकता था। वह एक परछाई की तरह चुपके से घर से निकली और चौराहे की ओर बढ़ चली। हवा में इंसानी खून की गंध तैर रही थी, जिसमें शराब की तीखी बदबू भी घुली हुई थी। चौराहे के पास ही एक पुराना वीरान पार्क था, जिसकी ऊंची दीवार वह एक ही छलांग में किसी जंगली बिल्ली की तरह पार कर गई। आजकल यह जगह नशेड़ियों और आवारा लोगों का अड्डा बन चुकी थी और ऊपर से होली का हुड़दंग माहौल को और बिगाड़ रहा था। जंगली घास पैरों के नीचे कुचलती हुई वह कुछ ही कदम आगे बढ़ी थी कि उसके कानों में किसी के बड़बड़ाने की आवाज पड़ी। वह घनी झाड़ियों की ओट में दुबक गई और सामने रखी बेंच पर नजरें जमा दी। वहां एक अधेड़ उम्र का शराबी बोतल मुंह से लगाए बैठा था। वह पास रखे चिप्स के पैकेट से एक एक चिप्स निकालकर कड़क कड़क चबाता और खुद से ही बड़बड़ाता जा रहा था। अनन्या के होंठों पर शिकारी मुस्कान तैर गई। यह बेहद आसान शिकार था और इसके लिए ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत भी नहीं थी। प्यास से उसका गला कांटों की तरह सूख रहा था। वह बिना कोई आहट किए दबे पांव उस आदमी की ओर बढ़ी और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, अनन्या उस पर झपट पड़ी। एक पल के लिए शराबी की आंखों में हैरानी और फिर खौफ तैर गया। थोड़ी हाथापाई हुई और शराब की बोतल छन की आवाज के साथ बेंच के नीचे लुढ़क गई। उसी पल उसके भीतर का जानवर पूरी ताकत से जाग उठा और उसके नुकीले दांत उस आदमी की गर्दन की मुलायम त्वचा में धंस गए। गर्म खून का पहला घूंट गले से उतरते ही उसे ऐसा लगा जैसे जन्नत मिल गई हो। आदमी के मुंह से एक दबी हुई चीख निकली, लेकिन उस वीरान पार्क में सुनने वाला कोई नहीं था। कुछ ही पलों में उसका शरीर खून से खाली होकर सफेद पड़ गया और निढाल होकर बेंच से एक तरफ लुढ़क गया। पार्क में फिर वही सन्नाटा छा गया। अब वहां सिर्फ एक लाश थी और हवा में ताजा खून की गंध तैर रही थी। मां के जाने के बाद पिता की आंखों में अब स्नेह नहीं, बल्कि एक अनजाना डर बस गया था। वे धीरे धीरे अपनी बेटी की सच्चाई समझने लगे थे और यही समझ उनके बीच नफरत की एक मोटी दीवार बन गई थी। अनन्या को याद था कि उसके हाथ की बनाई चाय पिता को कितनी पसंद थी। शायद इसी वजह से पिछली रात अपने ही खून से खाली हो चुके पिता के ठंडे शरीर के सामने उसने आखिरी बार चाय का एक प्याला रख दिया था। उसे अच्छी तरह पता था कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। 1-2 दिन में जब लाश से बदबू उठने लगेगी तो पुलिस उसकी तलाश शुरू कर देगी। वह कोई निशान नहीं छोड़ना चाहती थी। उसका इरादा साफ था कि आज रात इस ठाकुर हवेली का काम खत्म करके सुबह की पहली किरण के साथ वह इस शहर को हमेशा के लिए छोड़ देगी। फिर किसी नए शहर में एक नई पहचान के साथ उसकी जिंदगी शुरू होगी। इस कभी ना बुझने वाली प्यास के लिए अब उसे लगा कि दोष और अंधेरे से भरी जिंदगी ही सबसे सही रास्ता है। आखिर जानवर भी तो जब एक जंगल में शिकार खत्म हो जाता है तो दूसरा ठिकाना तलाश लेते हैं। तभी पास के घर से शाम की पूजा का शंख गूंजा और अनन्या अपने काले और उलझे हुए ख्यालों से बाहर आई। उसे अचानक याद आया कि अरे, बूढ़ी औरत को खाना भी तो खिलाना है। वह फुर्ती से रसोई में पहुंची और एक कटोरी में गर्म दलिया तैयार किया। पानी की बोतल और कटोरी को ट्रे में रखते हुए वह ऊपर की मंजिल की ओर बढ़ी। सीढ़ियों पर पसरा अंधेरा अब और गाढ़ा हो चुका था। हवा में सीलन की तीखी गंध घुली हुई थी और उसी के साथ एक अजीब सी ठंडक थी जो उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थी।
न जाने इस पुरानी ठाकुर हवेली की दीवारों ने अपने भीतर कितने राज दफन कर रखे होंगे। ये सोचते हुए अनन्या ने ऊपर उस बंद कमरे की ओर नजर डाली। जैसे ही उसने अध खुले दरवाजे को धीरे से अंदर की ओर धकेला, उसके पूरे शरीर में बर्फीली लहर दौड़ गई। कमरे के भीतर पलंग के कोने में एक लंबी काली परछाई खड़ी थी, जो पलक झपकते ही इस तरह गायब हो गई मानो दीवार ने उसे निगल लिया हो। सीढ़ियों से आती हल्की रोशनी में अनन्या ने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी सिहरन दौड़ रही थी। ऐसी सिहरन जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वह डर से वाकिफ नहीं थी, फिर भी उसे लगा कि शायद यही डर होता है। अपनी कांपती आवाज को संभालते हुए उसने कहा, मालकिन, खाना खा लीजिए, रात में फिर आपसे उठा नहीं जाएगा। उसकी आवाज कमरे के भारी सन्नाटे में कहीं खो गई। बूढ़ी औरत की आंखें खुली हुई थीं, मगर वह अनन्या को नहीं, बल्कि पलंग के उसी खाली कोने को घूर रही थी जहां कुछ पल पहले वह परछाई थी। उसकी आंखों में गहरा खौफ भरा था। आखिर वहां ऐसा क्या है? ये सोचकर अनन्या के दिल में अजीब सी बेचैनी उठी। उसने जल्दी से बूढ़ी औरत का चेहरा अपनी ओर किया और चम्मच से दलिया खिलाने लगी। फिर पानी की बोतल से एक एक करके सारी दवाइयां भी दे दी। तभी बूढ़ी औरत ने अपनी धुंधली आंखों से अनन्या की ओर देखा। उसकी नजरों में ऐसी बेबसी और अपनापन था जैसे वह अनन्या को बरसों से जानती हो और बिना कुछ कहे उससे मदद की गुहार लगा रही हो। एक पल के लिए अनन्या वहीं ठिठक गई। उस अकेली और बेबस औरत की आंखों ने उसके भीतर कुछ पिघला दिया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को झकझोर लिया। नहीं, शिकार के साथ कोई रिश्ता नहीं बनाया जाता। आखिरी वक्त में ऐसे रिश्ते सिर्फ कमजोरी बनते हैं। घड़ी की सुइयां ठीक 7 बजा रही थीं। पास के किसी घर से किसी हिंदी सीरियल का टाइटल सॉन्ग सुनाई दे रहा था, जो इस मौत जैसे सन्नाटे में बेहद बेमेल लग रहा था। अनन्या ने बूढ़ी औरत पर मच्छरदानी डाली, सब कुछ ठीक किया और कमरे का दरवाजा धीरे से बंद कर दिया, लेकिन पूरी तरह नहीं। उसने बस हल्का सा सटा दिया, क्योंकि उसे वहां दोबारा लौटना था। वह ऊपरी मंजिल पर एक बार फिर नजर दौड़ाने लगी। ये दीवारें उसे अजीब लग रही थीं, जैसे किसी ने उन पर कालिख पोत दी हो। काले धब्बों से भरी दीवारें मानो सीलन के भीतर किसी और ही चीज का बसेरा होने का इशारा कर रही थीं। बल्ब की टिमटिमाती रोशनी में दीवारों पर नाचती परछाइयां किसी डरावने सपने जैसी लग रही थीं। रात के लिए उसकी योजना साफ थी। पहला काम, अपने शरीर की उस कभी न बुझने वाली प्यास को शांत करना। उसके बाद बगल के कमरों की तलाशी लेना। यह एक पुराना अमीर घराना था। यहां गहने और कीमती सामान जरूर होंगे। किसी नई जगह, नई पहचान के साथ जिंदगी शुरू करने के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। वह मन ही मन सोचती है कि अंदर से चाहे जानवर ही क्यों ना हो, खोल तो इंसान का ही है, और इस इंसानी दुनिया में जीने के लिए पैसा ही सब कुछ है। तभी उसकी नजर बगल वाले कमरे पर पड़ी, जहां एक पुराना सा ताला लटका हुआ था। इसे तोड़ने में उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यह सोचकर उसने कुछ पल के लिए आंखें बंद कर ली और अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया। जिन रातों में वह शिकार पर निकलती थी, उससे पहले शाम को ऐसे ही आराम कर लेती थी, ताकि शरीर आने वाले तूफान के लिए तैयार रहे। जैसे ही रात के 11 बजे अनन्या के भीतर बेचैनी की लहर उठी। प्यास से उसका गला सूख रहा था, लेकिन यह वह प्यास नहीं थी जो पानी से बुझती है। ऊपर वाले कमरे से आती बूढ़ी औरत के खून की गंध उसे पागल कर रही थी। बस तसल्ली इतनी थी कि उस कमजोर शरीर को काबू करने में उसे एक पल भी नहीं लगेगा। वह उठी और अपने बिखरे बालों को कसकर बांध लिया। जैसे ही उसने सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाया, उसे ऊपर वाले कमरे से किसी के छटपटाने की आवाज सुनाई दी। कोई दर्द से कराह रहा था। तभी उसे काव्या की कही बात याद आई और वह समझ गई कि यहां यकीनन कुछ बहुत गड़बड़ है। वह ताला तोड़ने के लिए साथ लाया हथौड़ा अपने हाथ में कसकर पकड़ लेती है। अब उसे किसी के दबे हुए रोने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। उसके भीतर डर से ज्यादा यह जानने की चाह बढ़ती जा रही थी कि आखिर माजरा क्या है। अनन्या डरना नहीं जानती थी। उसने तो अब तक बस दूसरों की आंखों में डर देखा था। उस पल जब उसके नुकीले दांत उनके जिस्म में धंसते थे, लेकिन आज पहली बार उसे खुद डर का सामना करना था। यही सब सोचते हुए उसने दरवाजे को धीरे से अंदर की ओर धकेला। अंदर का नजारा देखकर अनन्या एक बार फिर सन्न रह गई। वही लंबी काली परछाई पलंग के कोने में खड़ी थी, और इस बार जैसे ही अनन्या ने दरवाजा खोला, वह तेजी से दीवार के भीतर समा गई।
बिस्तर पर चादर बुरी तरह सिकुड़ी हुई थी, मानो कुछ देर पहले वहां जबरदस्त जद्दोजहद हुई हो। बूढ़ी औरत की आंखें खौफ से फटी जा रही थीं और वह जोर जोर से हाँप रही थी। उसने अपना मुंह हिलाकर कुछ कहने की नाकाम कोशिश की, मगर उसकी आवाज गले में ही घुटकर रह गई। अनन्या ने ज्यादा सोचने का वक्त नहीं गंवाया। उस अनजाने डर से कहीं ज्यादा अब उस पर खून की प्यास हावी हो चुकी थी। उसके गले से एक वहशी चीख निकली और उसी के साथ उसके मुंह के भीतर छिपे नुकीले दांत किसी आज्ञाकारी जानवर की तरह बाहर निकल आए। उसके शरीर की हर नस तन गई। पलक झपकने की रफ्तार से उसने बूढ़ी औरत की गर्दन पर झपट्टा मारा। कुछ ही पलों में गर्म खून की धार उसके मुंह से होती हुई फर्श पर टपकने लगी। वह तब तक खून पीती रही जब तक उसकी अपनी सांसें भारी नहीं हो गईं। अब बूढ़ी औरत पूरी तरह खामोश थी। बेजान पड़े शरीर के लाल होठों के कोने पर जमी खून की आखिरी बूंद को अनन्या ने अपनी जीभ से साफ कर लिया। उसके भीतर धधक रही भूख अब पूरी तरह शांत हो चुकी थी। यह अब तक का उसका सबसे आसान और सबसे बेहतरीन शिकार था। ऐसा शिकार जिसमें उसे रत्ती भर भी मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। अब उसकी नजर बगल वाले कमरे पर टिक गई। उसने हथौड़ा उठाया और कुछ ही भारी वारों में पुराने जंग लगे ताले ने घुटने टेक दिए, मगर अलमारी खोलते ही उसके हाथ सिर्फ निराशा लगी। वहां कुछ भी कीमती नहीं था। तभी उसकी नजर मेज पर रखे एक मुड़े तोड़े कागज पर पड़ी। शायद कोई खत था। उसकी जिज्ञासा जाग उठी। उसने कमरे की बड़ी बत्ती जलाई और आराम से कुर्सी खींचकर बैठ गई। उसके पास पूरी रात थी। वैसे भी वह सुबह होने से पहले इस हवेली से बाहर नहीं जा सकती थी। गाड़ी उसे सुबह ही मिलने वाली थी। इंसान चाहे उसे पहचाने या नहीं, लेकिन रात के आवारा कुत्ते उसकी असली गंध पहचान लेते हैं और बेवजह भौंककर सबका ध्यान खींच देते हैं। अनन्या ने कागज खोला। उस पर पुरानी स्याही से कांपते हाथों में कुछ लिखा हुआ था। उसने पढ़ना शुरू किया। मेरा नाम पवन सिंह है। अगर आप ये खत पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैं और मेरी मां शांति देवी अब इस दुनिया में नहीं हैं। इस खत के हर शब्द में वही कड़वा सच छिपा है जिसने हमारे पूरे खानदान को धीरे धीरे निगल लिया। इस पर विश्वास करना या न करना आपकी मर्जी है। जब मेरी मां इस ठाकुर हवेली में ब्याह कर आई थी, तब उन्हें यह नहीं पता था कि मेरे पिता सूर्य प्रताप शराबी और जुआरी इंसान हैं। उनकी अय्याशियों ने खानदान की इज्जत और पूरी जायदाद दांव पर लगा दी। मां के एक एक गहने बिकते चले गए और उन्हीं पैसों से घर का चूल्हा और पिता का नशा चलता रहा। इस नर्क जैसी जिंदगी में दादी कमला देवी ही मां का इकलौता सहारा थी। एक दिन दादी ने मां को पास बुलाया और कहा, बहू, मेरी एक बात गांठ बांध ले। हांफती सांसों के बीच दादी ने मां का हाथ पकड़कर कहा, चाहे यह हवेली बिक जाए, चाहे हम भूखे मर जाएं, लेकिन मेरे बेटे को उस कोने वाले कमरे की तिजोरी कभी मत खोलने देना, कभी नहीं। मां के पूछने पर दादी ने हमारे खानदान पर लगे एक भयानक श्राप का राज खोल दिया। 7 पीढ़ी पहले हमारे पूर्वज बड़े जमींदार हुआ करते थे। जमीन के लालच में उन्होंने एक बहुत पहुंचे हुए कापालिक तांत्रिक का ठिकाना उजाड़ दिया था। वहां एक लोहे की पुरानी तिजोरी थी जिसे वे अपनी जीत समझकर हवेली में उठा लाए। वह कापालिक सिद्ध तांत्रिक था। जाते जाते वह श्राप दे गया कि हमारा पूरा खानदान बर्बाद हो जाएगा। उसी तिजोरी में उसने एक चंडाल को बांधकर कैद कर रखा था। कहा गया था कि जिस दिन वह आजाद हुआ उस दिन इस घर पर कयामत टूट पड़ेगी। वह काली परछाई बनकर हवेली में बसेगा और एक एक करके सबको मार डालेगा। हम ऐसी बीमारी में मरेंगे कि मौत भीख मांगने लगेगी। वह हर रात हमारी रूह से ताकत निचोड़ता रहेगा। इस घर से भागकर भी कोई नहीं बचेगा। अगर कोई औलाद पैदा भी हुई तो या तो वह बेहद कमजोर होगी या फिर जिस्मानी तौर पर जानवर जैसी होगी। मां के 1000 बार रोकने के बावजूद एक दिन नशे में धुत पिता ने वह तिजोरी खोल ही दी। उसी पल से हमारी जिंदगी पर उस श्राप का साया मंडराने लगा। रात के सन्नाटे में हवेली के भीतर एक लंबी काली परछाई घूमने लगी। हमने पूजा पाठ हवन सब कुछ कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक रात दादी रहस्यमय तरीके से छत से गिरकर मर गईं। मैं मां की पहली औलाद था और उसी श्राप के असर से जन्म से ही कमजोर पैदा हुआ। मेरे जन्म के 4 साल बाद मेरी एक बहन हुई। मां बताती थीं कि जब वह उसे दूध पिलाती थीं, तभी उन्हें एहसास हो गया था कि वह कोई आम बच्ची नहीं है। उसके मुंह के भीतर जानवरों की तरह 2 नुकीले दांत थे। मां का दिल टूट गया। एक दिन उन्होंने आंसू पोंछे और सांप का खेल दिखाने आई एक बंजारन को कुछ पैसे देकर अपनी बेटी उसके हवाले कर दी।
उन्हें उम्मीद थी कि इस शापित घर से दूर शायद उनकी बेटी एक बेहतर जिंदगी जी सके। पिताजी एक अनजानी बीमारी में धीरे धीरे गलते चले गए। हर रात चीखते, छटपटाते और तड़पते रहे, फिर एक दिन खामोशी से मर गए। मैं सालों तक इस घर और इस शराब से भागता रहा, लेकिन मां की ममता मुझे वापस खींच लाई। अब मुझसे उनका दर्द और नहीं देखा जाता। मैं जानता हूं कि मां अब बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं अपनी किस्मत जानता हूं और इस नर्क में दोबारा लौटना नहीं चाहता। कृपया उस काम वाली लड़की को दोष मत दीजिएगा। वह बेकसूर है और इस शराब के बारे में कुछ नहीं जानती। आपका बदनसीब बेटा। खत का आखिरी हिस्सा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसे पढ़ते ही अनन्या की आंखों से भी आंसू बहने लगे। जानवर भी रोते हैं। उसके सीने में एक अनजाना दर्द उठने लगा और गले में दुखों का भारी गोला अटक गया। जिस खून का स्वाद कुछ देर पहले उसे अमृत जैसा लग रहा था, अब उसी की गंध से उसका जी मिचलाने लगा। अनन्या हमेशा जानती थी कि वह जन्म से शापित है, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि किस्मत उससे इतना खौफनाक खेल खेलेगी कि वह अपनी ही जन्म देने वाली मां की मौत का कारण बन जाएगी। वही सांप का खेल दिखाने वाली बंजारन, उसी ने तो अनन्या को उसके पालक माँ बाप को सौंपा था, और जिस खून को उसने इतनी बेरहमी से पिया था वह किसी और का नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ का था। तभी अचानक कमरे की बत्तियां तेजी से झिलमिलाने लगीं और पल भर में सब कुछ अंधेरे में डूब गया। खत में लिखी बातें याद आते ही अनन्या का खून जम गया। उसकी नजर कमरे के उस कोने पर गई जहां एक पुरानी जंग लगी लोहे की तिजोरी रखी थी, और उसी तिजोरी के ऊपर एक भयानक काली आकृति उकड़ू बैठी थी जो सीधे उसकी आंखों में घूर रही थी। उस आकृति की आंखों में पुतलियों की जगह दो दहकते अंगारे थे। वह किसी जिंदा इंसान की नहीं बल्कि नफरत और अंधेरे से बने एक शैतानी वजूद की झलक थी। अनन्या पहली बार ऐसी किसी ताकत के सामने खड़ी थी। वह जानती थी कि इस बार उसकी जानवरों जैसी ताकत भी किसी काम नहीं आने वाली। अब उसे साफ समझ आ चुका था कि जब तक यह चंडाल उसे, यानी इस खानदान की आखिरी निशानी को पूरी तरह मिटा नहीं देता, तब तक उसका बदला अधूरा रहेगा। बिना एक पल गंवाए अनन्या पूरी ताकत से कमरे से बाहर भागी, लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों पर पहुंची, वही काली परछाई पहले से वहां खड़ी उसका रास्ता रोके हुए थी। उसका कद 6 फुट से भी ज्यादा था और वह किसी मजबूत दीवार की तरह रास्ता रोककर खड़ी थी। नीचे उतरने का कोई विकल्प बाकी नहीं बचा था। अनन्या पलटकर पीछे हटी और छत की ओर जाती सीढ़ियां तेजी से चढ़ने लगी। छत पर चारों तरफ घना सन्नाटा फैला हुआ था। आसमान पर काले बादलों का ऐसा पहरा था कि एक भी तारा दिखाई नहीं दे रहा था। स्याही जैसी काली रात में छत के कोने पर अनन्या कांप रही थी और ठीक दूसरे सिरे पर वह लंबी काली आकृति खड़ी थी। बिना कोई आहट किए वह धीरे धीरे अनन्या की तरफ बढ़ रही थी। आज हालात पूरी तरह उलट चुके थे। जो हमेशा शिकारी रही, वह अब खुद शिकार बनने की कगार पर थी। बदले की आग में उस दैत्य की आंखें जल रही थीं। अनन्या डर के मारे कदम पीछे खिसकाती गई, पीछे हटती गई और आखिरकार छत के बिल्कुल आखिरी किनारे पर पहुंच गई। अब उसके पीछे सिर्फ मौत की गहरी खाई थी। वह जितना पीछे जाती, मौत उतनी ही नजदीक आती चली जाती। आखिरी उम्मीद में उसने आसमान की ओर देखा। शायद उसका रचयिता कहीं नजर आ जाए, लेकिन आज तो जैसे वह भी अंधेरे के पर्दे में छिप गया था। तभी उस काली आकृति ने ठोस रूप ले लिया और बर्फ जैसे ठंडे हाथों से अनन्या का गला जकड़ लिया। उसकी सांसें उखड़ने लगीं और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। जब बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उसने बिना सोचे अपना आखिरी हथियार आजमाया। उसने चाकू जैसी धार वाले अपने नुकीले दांत पूरी ताकत से उस आकृति के हाथ में गड़ा दिए। इस अचानक और वहशी हमले से काली परछाई की पकड़ ढीली पड़ गई। अनन्या आजाद तो हो गई, लेकिन संतुलन खो बैठी। एक दिल दहला देने वाली चीख के साथ वह छत से नीचे गिर पड़ी। धड़ाम की वह आवाज रात के सन्नाटे को चीरती हुई पूरे मोहल्ले में गूंज उठी। नीचे सड़क पर जहां अनन्या का लहूलुहान शरीर पड़ा था, सालों पहले उसी जगह सूर्य प्रताप की मां कमला देवी की लाश मिली थी। लेकिन अनन्या कमला देवी जैसी कमजोर नहीं थी। टूटी हड्डियों के असहनीय दर्द के बावजूद वह हांफती हुई उठ खड़ी हुई। ऐसी चोटें उसे मार नहीं सकती थीं। शायद पूरी तरह इंसान न होने के कुछ अपने फायदे होते हैं। आवाज सुनकर गली के कुत्ते पहले पागलों की तरह भौंके, लेकिन जैसे ही उन्होंने अनन्या को देखा,
वे अचानक शांत हो गए। अपनी जाति के किसी को पहचानने में जानवरों को देर नहीं लगती। अनन्या लंगड़ाती हुई गली के अंधेरे में गुम हो गई, लेकिन तब भी ठाकुर हवेली की छत पर वह काली परछाई टहल रही थी। उसकी आंखों की आग अब भी बुझी नहीं थी। बदला अब भी अधूरा था और उसका शिकार अभी जिंदा था। घायल शरीर को घसीटते हुए अनन्या अंधेरी गलियों में आगे बढ़ती चली गई। सवाल सिर्फ एक था, अब जाए तो जाए कहां? इस शहर में हर कदम पर खतरा था। तभी उसे अपने रिश्तों में बस एक ही चेहरा याद आया, उसकी पालक मां की बहन यानी उसकी मौसी। उसने सोचा कि किसी अनजान शहर में भटकने से बेहतर है कुछ दिन मौसी के घर छिपकर रहा जाए। पुलिस का डर जरूर था, क्योंकि पिता की लाश मिलते ही सबसे पहले उसी की तलाश शुरू होगी। लेकिन फिर उसे याद आया कि इस मौसी के बारे में तो शायद कोई जानता भी नहीं। बचपन में बस एक बार ही तो वह उनके घर गई थी और उसी दौरान कुछ दिन हरिपुर में रही थी। वह धुंधली सी याद उसके दिमाग में साफ तस्वीर की तरह उभर आई। उसकी याददाश्त इंसानों से कहीं ज्यादा तेज थी। उसे याद था मौसी का चेहरा, उनके घर की गंध और घर के पीछे से गुजरती ट्रेन की आवाज। उसने 100 नोट शायद मौसी मुझे पहचान भी ना पाए, लेकिन मैं उन्हें जरूर पहचान लूंगी। मौसा तो बरसों पहले गुजर चुके थे। बेऔलाद मौसी लोगों के घरों में चौका बर्तन करके गुजारा करती थीं। हरिपुर के आखिरी सिरे पर रेल कॉलोनी के पीछे खपरेल की छत वाला उनका 2 कमरों का छोटा सा घर था। अनन्या को बस सिर छिपाने के लिए एक कोना चाहिए था। सबसे अच्छी बात यह थी कि घर के ठीक पीछे रेलवे पटरी थी। सुनसान रातों में शिकार के लिए इससे बेहतर जगह और क्या हो सकती थी? इस ख्याल से उसके दर्द में थोड़ी कमी आई। एक शिकारी को छिपने और शिकार करने के लिए सही इलाका मिल जाए तो और क्या चाहिए। सुबह की पहली बस में खिड़की के पास बैठी अनन्या का सिर कांच से टिका था। बाहर की दुनिया धुंधली होकर गुजर रही थी, लेकिन उसके दिमाग में पिछली रात का तूफान अब भी जिंदा था। वह उन डरावनी यादों को झटक देना चाहती थी, मगर नाकाम रही। तभी उसकी जीभ मुंह के अंदर एक दांत से टकराई। हल्की सी चोट थी। दांत अपनी जगह से थोड़ा हिल गया था और उसी पल उसे याद आया कि जब उस काली परछाई ने उसका गला दबाया था तो जिस हाथ में उसने दांत गड़ाए थे वह किसी इंसान का नहीं था, वह हड्डियों का सूखा ढांचा था। यह एहसास होते ही उसके पूरे शरीर में खौफ की लहर दौड़ गई। इसका मतलब वह चंडाल असल में एक लंबा सूखा कंकाल है जो काली परछाई का रूप लेकर घूमता है। इतनी भयानक ताकत का सामना वह अकेली कैसे करेगी? क्या अब उसे सारी जिंदगी भगोड़े की तरह ही बितानी होगी? वह इन्हीं ख्यालों में डूबी थी कि अचानक बस कंडक्टर की तेज आवाज ने उसे चौंका दिया। अरे बहन जी, उतरना नहीं है क्या? हरिपुर बस स्टैंड आ गया। अनन्या हड़बड़ाकर उठी और फुर्ती से बस से नीचे कूद गई। जमीन पर पैर रखते ही दर्द की तेज लहर उसकी टांग से होकर पूरे शरीर में फैल गई। शरीर अब भी बुरी तरह टूट चुका था और उसे लंगड़ाकर चलना पड़ रहा था। लोगों से रास्ता पूछते हुए तालाब पार करके आखिरकार वह मौसी के घर पहुंच ही गई। खपरेल की छत वाला वह छोटा सा पुराना घर अब भी वैसा ही खड़ा था। उसने दरवाजे पर 2 बार दस्तक दी। अंदर से किसी औरत के खांसने की आवाज आई और कुछ पल बाद दरवाजा खुला। सामने खड़ी झुर्रियों भरी आंखों वाली औरत ने उसे सिर से पांव तक देखा और आंखें सिकोड़कर बोली, पहचानी पहचानी सी लग रही है। कहीं तू अनन्या तो नहीं, मेरी दीदी की बेटी? आवाज में हैरानी के साथ हल्की सी खुशी भी थी। वह अनन्या की मौसी पार्वती मिश्रा थी, जिन्हें सब पार्वती कहते थे। यह सुनते ही पार्वती का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने खुद को संभाला और अनन्या को जल्दी से अंदर खींच लिया। कितनी बड़ी हो गई है तू, मैं तो पहली नजर में पहचान ही नहीं पाई। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, लेकिन तूने मुझे कैसे पहचान लिया? तू तो बचपन में बस एक बार आई थी। अंदर बैठ और बता, मां के जाने के बाद तेरे बाबूजी कैसे हैं? पिता का जिक्र आते ही अनन्या ने सिर झुका लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। दिखावा उसे पसंद नहीं था, लेकिन जिंदा रहने के लिए यह कला उसने इंसानों से ही सीखी थी। कांपती आवाज में उसने कहा, बाबूजी भी नहीं रहे मौसी, अचानक स्ट्रोक आया था। अब तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है, इसलिए चली आई। यह सुनते ही पार्वती की आंखें भर आईं। उन्होंने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, पगली, चिंता क्यों करती है? तेरी ये मौसी अभी जिंदा है ना? जैसे तेरा गुजारा हो रहा है वैसे हम दोनों का भी हो जाएगा। अब बस रोना बंद कर। चल बगल वाले कमरे में जाकर हाथ मुंह धो ले और कपड़े बदल ले। मुझे जन सेवा कार्यालय जाना है।
खाना बनाकर रख दिया है, तू आराम से खा लेना। इतना कहकर काव्या घर से निकल गई और उसके जाते ही अनन्या उस छोटे से कमरे में अकेली खड़ी रह गई। चेहरे पर आंसुओं का कोई निशान नहीं बचा था, बस आंखों में जमी हुई ठंडी और गणनात्मक चुप्पी थी। सिर पर एक छत और तन पर साफ कपड़े पाकर उसे पल भर की तसल्ली जरूर मिली, जैसे हालात ने कुछ देर के लिए उसे सांस लेने की इजाजत दे दी हो। उसने लंबे वक्त बाद चैन से नहाया और काव्या के हाथ का बनाया खाना भी पूरा खाया। पेट की भूख तो शांत हो गई, लेकिन उस भूख का क्या जो अंधेरी रात के साथ जाग जाती है, जो नसों में आग की तरह दौड़ने लगती है। अनन्या ने मन ही मन खुद से कहा कि आज की रात किसी भी हाल में खुद पर काबू रखना होगा। ये नई जगह है, नया इलाका है। अगर पहली ही रात कुछ अजीब हुआ या कोई जानवर गायब हुआ तो शक सीधे मुझ पर आएगा। देर रात तक वह काव्या से इधर उधर की बातें करती रही, लेकिन हर बार पास से गुजरती ट्रेन की तीखी और डरावनी आवाज उसके भीतर कुछ तोड़ जाती थी। जब वह सोने के लिए लेटी तो नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी, और अनन्या के लिए जागते रहना सबसे बड़ी मुसीबत था, क्योंकि जागने के साथ ही उसकी प्यास और भी उग्र हो उठती थी। काफी देर तक बिस्तर पर करवटें बदलने के बाद आखिरकार वह उठकर बैठ गई। रात के सन्नाटे में दबे पांव उसने पीछे का दरवाजा खोला और बाहर निकल आई। उसका गला सूखकर कांटे जैसा हो चुका था। पास रखी बोतल का सारा पानी उसने एक ही सांस में खत्म कर दिया, मगर कोई असर नहीं हुआ। अंदर कमरे से काव्या के गहरे खर्राटों की आवाज आ रही थी और घर के पीछे बने गंदे तालाब से मेंढकों की टर टर गूंज रही थी। तभी अचानक उसकी नाक में एक जानी पहचानी गंध आई, वही गंध जिसने उसे सदियों से चैन से जीने नहीं दिया था। वह उस गंध का पीछा करती हुई बगल के एक घर तक पहुंच गई। आंगन पार करते हुए जब वह तालाब के किनारे पहुंची तो उसने देखा कि एक मछली मार बिल्ली पानी के किनारे अगली शिकार की ताक में बैठी है। उसे देखते ही अनन्या की आंखें अंधेरे में चमक उठीं। वह एक प्रशिक्षित शिकारी की तरह दबे पांव आगे बढ़ी। बिल्ली जैसा सतर्क जानवर भी अपने पीछे मंडराते खतरे को भांप नहीं सका। एक ही झपट्टे में अनन्या ने उसकी गर्दन दबोच ली। बेचारा जानवर म्याऊं तक नहीं कर पाया। कुछ ही पलों में उसका खून रहित बेजान शरीर तालाब के गंदे पानी में फेंक दिया गया। अनन्या ने अपने होठों के पास चिपके रोएं साफ किए। शरीर में मची उथल पुथल अब कुछ शांत हो चुकी थी। उस रात उसे काफी वक्त बाद गहरी नींद आई। सुबह आसमान का रंग अजीब तरह से बुझा हुआ था। काव्या ने तड़के ही ढेर सारी खिचड़ी बनाकर रख दी थी और जाते वक्त कहा था कि आज देवपुर रोड की तरफ बहुत काम है, लौटते लौटते शाम हो जाएगी, तू खाना खा लेना और आराम करना। अनन्या ने दिन भर अकेले घर में घूमते हुए और अपने जख्मों को सहलाते हुए किसी तरह वक्त काटा। आज अंधेरा भी समय से पहले ही उतर आया था। काले बादलों से ढका आसमान और तेज सनसनाती हवाएं माहौल में अजीब सी दहशत घोल रही थीं। अनन्या बिस्तर पर लेटी फोन देख रही थी और सोच रही थी कि काव्या आएगी तो दोनों साथ में चाय पिएंगी। तभी मुख्य दरवाजे पर हल्की सी खुरचने जैसी आवाज आई। अनन्या का पूरा शरीर तन गया। उसकी सारी इंद्रियां एक साथ चौकन्नी हो गईं। काव्या होती तो अब तक आवाज लगा चुकी होती या दरवाजा जोर से खटखटाती, तो फिर यह कौन था? उसने सांस रोककर ध्यान लगाया। बाहर फिर वही सूखी खुरचने की आवाज आई, जैसे कोई हड्डी को लकड़ी पर घिस रहा हो। अनन्या सब समझ चुकी थी। उसका खून रगों में जमने लगा। वह मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ने की बजाय बिल्ली की तरह दबे पांव पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गई। वह दरवाजा सीधे गंदे तालाब की ओर खुलता था। कीचड़ और पानी की परवाह किए बिना वह तालाब पार करती हुई अंधेरे में रेल की पटरी की तरफ दौड़ पड़ी। उधर काव्या का पूरा दिन भाग दौड़ में गुजर गया था। बैंक का काम, बिजली का बिल और आधार कार्ड में नाम की गलती ठीक करवाना। जब वह थकी हारी घर लौटी तो दरवाजा खुला देख ठिठक गई। यह दरवाजा कौन खुला छोड़ गया? उसने बाहर से आवाज लगाई, अनन्या, ओ अनन्या। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बड़बड़ाती हुई वह अंदर घुसी ही थी कि तेज हवा के झोंके ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया और वह अंधेरे में कैद हो गई। यह क्या मजाक है? काव्या ने घबरा कर कहा। पूरे घर में घना अंधेरा पसरा था। उसने अंदाजे से स्विच बोर्ड टटोला। स्विच दबाते ही बल्ब 2 बार झिलमिलाया और बुझ गया। उस पल भर की रोशनी में वही जाना पहचाना कमरा उसे किसी भयानक और अनजान जगह जैसा लगने लगा। तभी कमरे के आखिरी कोने में कुछ हिला। ऐसा लगा जैसे जमा हुआ अंधेरा खुद जिंदा हो गया हो
और उसी अंधेरे के भीतर से एक लंबी आकृति धीरे धीरे बाहर आ रही हो। काव्या की रूह कांप उठी। वह कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसके बालों की लंबी छोटी पीछे से कसकर पकड़ ली गई। उसके मुंह से निकली चीख को बादलों की गड़गड़ाहट निगल गई। एक झटके में वह फर्श पर गिर पड़ी। उठने की कोशिश करते हुए उसने महसूस किया कि किसी ठंडी सख्त हड्डियों वाले हाथ ने उसका गला दबोच लिया है। उसकी आंखें बाहर निकलने लगीं, सांस उखड़ने लगी, लेकिन वह पकड़ ढीली नहीं पड़ी। कुछ ही देर बाद एक भारी सन्नाटे के साथ उसका शरीर शांत हो गया। थोड़ी देर बाद एक काली परछाई दरवाजा खोलकर आंगन में खड़ी हुई, जैसे कुछ तलाश रही हो। पास के तालाब में मछली मार बिल्ली की सड़ती लाश तैर रही थी और उधर खाली रेल की पटरी पर अनन्या एक बेकाबू एक्सप्रेस ट्रेन की तरह भागती चली जा रही थी। सदियों पुराने श्राप का बोझ उठाए हुए वह आखिर कब तक भाग पाती। नुकीले पत्थरों और कांटेदार झाड़ियों के बीच उसका भागना लगभग नामुमकिन हो चला था, जहां दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था और कांटे बेरहमी से उसके पैरों को छीलते चले जा रहे थे। लेकिन अनन्या को रुकना किसी भी हालत में मंजूर नहीं था। दूर कहीं स्टेशन की हल्की टिमटिमाती रोशनी उसे उम्मीद की आखिरी किरण की तरह दिखाई दे रही थी। वह बस किसी तरह वहां तक पहुंच जाना चाहती थी और जो भी ट्रेन मिले उसमें बैठकर इस नरक जैसी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर भाग जाना चाहती थी। तभी अचानक अनन्या के कदम थम गए। कुछ पल पहले जहां स्टेशन की रोशनी दिख रही थी, वहां अब सिर्फ घना अंधेरा पसरा हुआ था और उसी अंधेरे के भीतर उससे बस कुछ ही कदम की दूरी पर एक लंबी काली परछाई उसका रास्ता रोके खड़ी थी। अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। यह देखते ही उसके भीतर छिपा जानवर पूरी ताकत के साथ जाग उठा। उसने सामने खड़े खतरे को डराने के लिए अपने होंठ पीछे खींचे, छुरी जैसे नुकीले दांत बाहर निकाले और गुस्से में गुर्राई। मगर यह सब बेकार था। उसकी वहशत इंसानों के लिए थी, उस चीज के लिए नहीं जो इस दुनिया की नहीं थी। अनन्या ने अपनी आखिरी ताकत समेटी और उस काली आकृति पर झपट्टा मार दिया, लेकिन उसका हमला हवा में ही खत्म हो गया। उस आकृति के सिर्फ एक झटके ने उसे पास की कांटेदार झाड़ियों में फेंक दिया। इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाती, वही कंकाल जैसे ठंडे हाथ फिर से उसकी गर्दन पर कस चुके थे। अनन्या की नजरें अब ऊपर फैले काले आसमान पर जमी थीं। उस पकड़ का दबाव असहनीय हो चुका था। उसकी आंखें धीरे धीरे भारी होने लगीं। एक एक करके उसे अपने सारे पुराने शिकार याद आने लगे। शायद वे भी अपने आखिरी पलों में ऐसे ही तड़पे होंगे। एक चीख उसके गले में अटक कर रह गई। धीरे धीरे उसका शरीर सुन्न पड़ गया और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। एक शापित जिंदगी का सफर जैसे वहीं खत्म हो गया हो। वह लंबी काली परछाई अनन्या के बेजान शरीर को घसीटते हुए रेल की पटरी तक ले गई और उसे वहीं बीचों बीच फेंक कर अंधेरे में इस तरह गायब हो गई जैसे वह कभी थी ही नहीं। कुछ ही देर बाद पटरी में हल्की कंपन शुरू हो गई। दूर से आती ट्रेन की आवाज सुनाई देने लगी। स्टेशन में घुसने से पहले ट्रेन धीमी होकर एक लंबा और तीखा हॉर्न देती है, जिसकी आवाज रात के सन्नाटे को चीर देती है। अनन्या का शरीर अब भी पटरी पर पड़ा था। उसके हाथ पैरों में हल्की सी हरकत थी, जैसे पानी के बिना तड़पती मछली। ट्रेन का हॉर्न और नजदीक आता जा रहा था। हेडलाइट की तेज रोशनी अब सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी। मौत बस कुछ ही पलों की दूरी पर थी। लेकिन ठीक उसी आखिरी क्षण में अनन्या के भीतर की कोई अदृश्य शक्ति हार मानने को तैयार नहीं हुई। उसने अपनी बची खुची ताकत बटोरी और खुद को एक ओर लुढ़का दिया। उसका शरीर पास की कांटेदार झाड़ियों में जा गिरा। अगले ही पल ट्रेन पूरी रफ्तार से वहां से गुजर गई। अब उसे उठकर स्टेशन तक पहुंचना था और अगली ट्रेन के बारे में पता लगाना था। वह खुद भी नहीं जानती थी कि इस श्राप से वह कितनी दूर और कब तक भाग पाएगी। ये खून की प्यास कैसे बुझेगी, इसका जवाब भी उसके पास नहीं था। वह बस इतना जानती थी कि दुनिया के किसी भी कोने में चली जाए, उस लंबी काली परछाई से उसका सामना एक दिन फिर जरूर होगा। तभी स्टेशन की दिशा से किसी की टॉर्च की रोशनी उसकी तरफ आती दिखाई दी। अनन्या ने दर्द को अनदेखा किया और खुद को फिर से संभाला। रुकना अब कोई विकल्प नहीं था। यह प्यास उसे रुकने नहीं देगी। यही प्यास उसका श्राप थी और यही प्यास उसे अब तक जिंदा रखे हुए थी। एक और ट्रेन, एक और सफर और एक और अनजान गांव। अनन्या अब बस भाग रही थी, अपनी किस्मत से, अपने श्राप से और उस काली परछाई से जो हर वक्त उसके पीछे थी।
शाम के वक्त जब वह धूल भरी सड़कों पर लंगड़ाते हुए चल रही थी, तो उसकी नजर एक छोटे से घर पर पड़ी। दरवाजे पर हल्दी और चंदन के ताजे निशान बने थे और आंगन में तुलसी का पौधा शांति से लहरा रहा था। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद एक शांत चेहरे वाले अधेड़ उम्र के पुरुष और स्त्री बाहर आए। उनकी आंखों में अजीब सी गहराई थी, जैसे वे सिर्फ अनन्या के फटे कपड़े और जख्मी शरीर को ही नहीं, बल्कि उसकी आत्मा में छिपे अंधेरे को भी साफ देख पा रहे हों। अनन्या ने कांपती आवाज में कहा कि वह बहुत दूर से आई है और अगर सिर्फ आज रात के लिए सिर छुपाने की जगह मिल जाए तो उस पर बड़ा एहसान होगा। उस स्त्री ने अपने पति की ओर देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली कि हाँ बेटी, जरूर अंदर आ जाओ, भगवान का घर समझो। उनके शांत और स्नेहमय व्यवहार ने अनन्या को थोड़ा चौंकाया, लेकिन वह इतनी थकी हुई थी कि ज्यादा सोचने की ताकत उसमें बची नहीं थी। उसे यह नहीं पता था कि यह घर किसी साधारण इंसान का नहीं, बल्कि पहुंचे हुए सिद्ध तांत्रिकों का था, जिनकी साधना ठाकुर हवेली तक में प्रसिद्ध थी। अनन्या के कदम रखते ही उन्होंने उसके शरीर पर मंडरा रहे सदियों पुराने श्राप को पहचान लिया था। आधी रात को जब अनन्या की खून की प्यास ने उसे जगा दिया, उसने अपनी मेजबान स्त्री को बिस्तर पर गहरी नींद में देखा। श्राप के आगे उसकी सारी सावधानियां बेकार साबित हो गईं। वह एक शिकारी की तरह दबे पांव उस कमरे में दाखिल हुई, लेकिन जैसे ही उसने अपने शिकार पर झपट्टा मारने के लिए मुंह खोला, जमीन पर बने अदृश्य मंत्र और निशान अचानक सुनहरी रोशनी से चमक उठे। एक ही पल में अनन्या खुद को एक अदृश्य पिंजरे में कैद महसूस करने लगी। उसी समय तांत्रिक पति पत्नी कमरे में आए। उनके चेहरों पर डर नहीं, बल्कि करुणा थी। तांत्रिक ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा कि बेटी, हम जानते हैं तुम कौन हो और तुम्हारे भीतर कितना गहरा दुख छिपा है। यह तुम्हारा दोष नहीं है, यह उस श्राप का दोष है जो तुम पर थोपा गया है। अनन्या ने गुस्से में गुर्राने की कोशिश की, लेकिन मंत्रों के घेरे में उसकी सारी ताकत जवाब दे चुकी थी। तांत्रिक ने आंखें बंद की और कहा कि इस श्राप का अंत होना ही चाहिए, और फिर मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। हर मंत्रोच्चार के साथ अनन्या के भीतर आग सी जलने लगी। यह आग उसके शरीर को नहीं, बल्कि उस श्राप को, उस प्यास को और उस जानवर को जला रही थी जो उसके भीतर कैद था। एक अंतिम दिल दहला देने वाली चीख के साथ अनन्या का शरीर झुलसकर भस्म हो गया और उसकी राख उसी रोशनी के घेरे में शांत होकर स्थिर हो गई। सदियों पुराना श्राप आखिरकार समाप्त हो चुका था। दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन याद रखिए कि हर कहानी अपने पीछे कोई ना कोई सीख, अनुभव और भावनाएं जरूर छोड़ जाती हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी और इसने आपके दिल को किसी न किसी रूप में जरूर छुआ होगा। मैं जानता हूं कि बहुत कम लोग कहानी को अंत तक सुनते हैं, लेकिन अगर आप उन खास लोगों में से हैं जिन्होंने इसे पूरा सुना है, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। आपकी राय मुझे आगे और बेहतर कहानियां लिखने की प्रेरणा देती है। आपने अपना कीमती समय देकर इस कहानी को सुना, इसके लिए मैं दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं बहुत जल्द एक और नई, डरावनी और यादगार कहानी लेकर वापस आऊंगा। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें, सकारात्मक रहें और हर दिन को एक नई कहानी की तरह जिएं। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत और प्रेरणा है। बहुत बहुत धन्यवाद।